इस वीडियो लेक्चर में हम लोग लेजर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो लेजर के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, बेसिक जो है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज लेजर। इसमें डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज लेजर, लेजर क्या है, बेसिक प्रिंसिपल इसका क्या है, किस सिद्धांत पर कार्य करता है ये, और बेसिक कॉन्सेप्ट्स इसके क्या क्या हैं, किस बेसिक कॉन्सेप्ट पर ये आधारित है, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। और यही बेसिक कॉन्सेप्ट्स में कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे बेसिक जो कि एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या है, और एटॉमिक स्ट्रक्चर से ही हम लोग डिस्कस करेंगे कि किसी एटम से कैसे लाइट प्रोड्यूस की जा सकती है, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। 5 अक्षरों से मिलकर बना हुआ LASER। L मीन्स लाइट, A means amplification, S means stimulated, E means emission of radiation। इसका फुल फॉर्म जो हुआ लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन, यानी लाइट का मतलब प्रकाश, एम्प्लीफिकेशन मीन्स इसका आवर्धन हो रहा है, स्टिमुलेटेड प्रिंसिपल इसका जो है स्टिमुलेटेड है, स्टिमुलेटेड इमिशन हो रहा है ऑफ रेडिएशन, रेडिएशन ऊर्जा का। तो ये लेजर का फुल फॉर्म है, लाइट जो लेजर जो है ब्रीफ नाम है, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। लेजर के बारे में व्हाट इज द लेजर। तो लेजर एक डिवाइस है, एक युक्ति है जिससे हाईली स्ट्रॉन्ग, इंटेंस, कॉलिमेटेड, हाईली कोहेरेंट, मोनोक्रोमेटिक बीम ऑफ लाइट प्रोड्यूस किया जाता है। तो यानी इसको हम कह सकते हैं कि एक डिवाइस है जो एक प्रकाश पुंज इससे प्रोड्यूस की जा सकती है, उच्च यानी उच्च तीव्र, तीक्ष्ण, समांतर और उच्च कला संबंध, और एक बड़ी प्रकाश पुंज इससे प्रोड्यूस की जा सकती है। ठीक है, तो लेजर एक डिवाइस है जिससे हम हाईली स्ट्रॉन्ग, इंटेंस, कॉलिमेटेड, कोहेरेंट और मोनोक्रोमेटिक बीम ऑफ लाइट प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो बेसिक प्रिंसिपल ऑफ लेजर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो लेजर की जो बेसिक प्रिंसिपल है वो स्टिमुलेटेड इमिशन है। स्टिमुलेटेड इमिशन मीन्स कि उद्दीपन उत्सर्जन इसको कहते हैं। इसको हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसको फर्स्ट टाइम आइंस्टीन ने बताया था कि उद्दीपन उत्सर्जन जो है एटम से कैसे किया जा सकता है। तो इसको डिटेल डिस्कस करने के लिए पहले एटम को जानना जरूरी है, एटम के स्ट्रक्चर को जानना जरूरी है। और एटम के स्ट्रक्चर को जानने के लिए बहुत से मॉडल्स है, एटम के बहुत से मॉडल हैं। उस मॉडल में जैसे एक थॉमसन मॉडल है, थॉमसन एटॉमिक मॉडल है, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल है, बोर्स एटॉमिक मॉडल है, समरफील्ड एटॉमिक मॉडल है, वेक्टर एटॉमिक मॉडल है, और वेव मैकेनिकल एटॉमिक मॉडल है। तो इस आधार पर, इन एटॉमिक मॉडलों के आधार पर एटम को अच्छी तरह से समझा जा सकता है। लेकिन लेजर को समझने के लिए यदि हम इन 3 मॉडलों को समझ लें तो हम यहाँ से लेजर में स्टिमुलेटेड इमिशन कैसे कराया जा सकता है, स्टिमुलेटेड इमिशन को समझ लें तो हम लेजर एक्शन को समझ सकते हैं, यानी बेसिक प्रिंसिपल जो है लेजर के, उसके स्टिमुलेटेड इमिशन को समझ सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग डिस्कस करेंगे और थोड़ा थोड़ा इसको डिस्कस करेंगे। बोर्स एटॉमिक मॉडल को हम लोग थोड़ा डिटेल डिस्कस करेंगे, थॉमसन मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल और बोर्स एटॉमिक मॉडल। इन तीनों मॉडलों के आधार पर स्टिमुलेटेड इमिशन कैसे होगा, एब्जॉर्प्शन किसी एटम में कैसे होगा, और किसी एनर्जी लेवल क्या होगा, एनर्जी लेवल डायग्राम क्या हो सकता है, किसी एनर्जी स्टेट से ट्रांजिशन कैसे होगा, यानी संक्रमण कैसे होगा, इसको हम लोग समझ सकते हैं। तो बोर्स एटॉमिक मॉडल को डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आइए इसको हम लोग डिस्कस करते हैं, इसको मिटाते हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहले ये डिस्कस करेंगे कि जो एक मटेरियल है यानी पदार्थ है वो एटम से मिलके बना हुआ है। कोई भी मटेरियल है वो एटम से मिलके बना हुआ है। इसको डाल्टन थ्योरी कहते हैं। तो डाल्टन ने सर्वप्रथम बताया कि कोई पदार्थ है वो कणों से मिलके बना हुआ है, और ये कण जो है यानी कण यानी परमाणु जो एटम कहते हैं। तो एटम के डिफरेंट मॉडल्स आए जो कि अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे। उस डिफरेंट मॉडल में जे.जे. थॉमसन ने इसको बताया कि जे.जे. थॉमसन ने बताया कि ये चार्ज
स्फीयर्ड है। ये जो एटम जो है वो चार्ज का एक गोला है जो कि ये पॉजिटिव चार्ज है और इसमें निगेटिव चार्ज जो है कहीं कहीं क्या है इसमें धंसा हुआ है। और इसकी जो त्रिज्या है वो जो रेडियस है वो 10⁻⁻10 मीटर के रेडियस का ये चार्ज है जो कि इसमें पॉजिटिव चार्ज है और इसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो कहीं कहीं क्या है धंसा हुआ है। तो इसको हम लोग वाटरमेलन मॉडल कहते हैं। वाटरमेलन मॉडल मीन्स कि वाटरमेलन में जहाँ जिसमें उसके बीज जो होते हैं धंसे होते हैं यहाँ वहां तक, तो उस तरह का मॉडल इन्होंने बताया जे थॉम्सन मॉडल। ठीक है। उसके बाद ये हालांकि ये स्वीकार नहीं किया गया। इसके बाद से 1911 में थॉम्सन ने इसको थोड़ा सा मॉडिफाइड करने का प्रयास किया और 1911 में इन्होंने बताया कि जो ये एटम है वो जो है उसमें एक जो पॉजिटिव चार्ज है वो एक अंदर उसमें समाहित है और निगेटिव जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उसके चारों ओर ऑर्बिट्स में है। ठीक है। तो इसको बाद में इसको नाम दिया गया न्यूक्लियस। यानी ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो पॉजिटिव चार्ज एक जो अंदर एक जगह है यहाँ जो उसमें वो पॉजिटिव चार्ज के रूप में है और इस जितने निगेटिव चार्ज हैं उसमें ऑर्बिट के रूप में क्या है इसमें मूव कर रहे हैं। ठीक है। इस मॉडल को फिर बोर्स ने 1913 में इसको प्लैंक हाइपोथेसिस और आइंस्टीन के मॉडल के आधार पर क्वांटाइजेशन मॉडल के आधार पर इसको फिर से मॉडिफाई किया और इन्होंने बताया कि जो एटम है उसके एटम के बीच में जहां मास जहां से गवर्न होता है एटम का, तो उसका बीच जो है वहां उसको हम न्यूक्लियस कहते हैं। ये पॉजिटिवली चार्ज होगा और उसके अराउंड डिफरेंट ऑर्बिट्स होते हैं। ऑर्बिट्स यानी कक्षाएं होती हैं और उस कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन जो है उसमें क्या करता है घूमता रहता है उस ऑर्बिट्स में। ठीक है। तो वो बिना एनर्जी लिए या बिना एनर्जी दिए बिना रेडिएट किए हुए वो इलेक्ट्रॉन उसमें क्या करता है रिवॉल्व करता रहता है। ठीक है। तो इसको थोड़ा सा बोर्स मॉडल को हम लोग डिटेल में देखेंगे। बोर्स ने 3 पॉस्टुलेट्स दिए। इन तीनों पॉस्टुलेट्स को हम लोग वन बाय वन करके देखेंगे और इसके आधार पर इलेक्ट्रॉन कैसे इस ऑर्बिट्स में मूव कर रहा है, तो उसमें क्या क्या क्रियाएं हो सकती है, प्रतिक्रियाएं हो सकती है, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। बोर्स एटॉमिक मॉडल को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो बोर्स एटॉमिक मॉडल में बोर्स ने बताया कि जो एटम जो है वो उसमें एक जो सेंटर जहाँ से मास गवर्न होता है वो सेंटर जो है उसमें एक न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के अराउंड ऑर्बिट होता है। उसे न्यूक्लियस जो होगा वो पॉजिटिवली चार्ज होगा और उसके अराउंड बहुत से ऑर्बिट्स होंगे और भी ऑर्बिट्स इसमें बनाए जा सकते हैं। इस ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या कर रहा है रिवॉल्व कर रहा है, चारों ओर रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है। तो इसके आधार पर जरा सा हम इसको देखें और इन्होंने बताया कि ये जो एटम जो है वो न्यूट्रल है। न्यूट्रल मीन्स कि ये कोई इस पर चार्ज नहीं है और ये पूरी तरह से क्या है अनावेशित है, इसमें कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रल है। ठीक है। तो इसको न्यूट्रल यदि एज ए न्यूट्रल इसको देखा जाए तो इसमें पॉजिटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्ज है। तो यहाँ से यदि देखें और इलेक्ट्रॉन जो है वो सर्कुलर पाथ पर रिवॉल्व कर रहा है तो यहाँ 2 फोर्स डेवलप होता है। एक तो सेंट्रीपिटल फोर्स, चूंकि ये सर्कुलर पाथ पर रिवॉल्व कर रहा है तो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा, और दूसरा जो है नेगेटिव चार्ज है और पॉजिटिव चार्ज है। दोनों पॉजिटिव चार्ज अस्थाई है और इलेक्ट्रॉन जो है उसके उधर सर्कुलर पाथ पर रिवॉल्व कर रहा है तो यहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डेवलप होगा। तो यदि एटम न्यूट्रल है इसका मतलब कि ये दोनों फोर्स जो हैं वो क्या होंगे बराबर होंगे, इक्वल होंगे। इस कंडीशन में देखा जाए तो सेंट्रीपिटल फोर्स जो होता है mv²/r होता है और इसमें यदि देखा जाए तो कूलम्ब्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यदि आप देखें तो कूलम्ब्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के आधार पर इसको देखें
तो 1/4 पाई एप्सिलॉन, क्योंकि इसका जो न्यूक्लियस है यहाँ जो चार्ज होता है Ze होता है और इलेक्ट्रॉन का E, तो इसके आधार पर 1/4 पाई एप्सिलॉन Ze²/r² होगा। इसके आधार पर थोड़ा सा इसको और थोड़ा सा मॉडिफाई किया जाए तो mv²r = k, जहाँ k जो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, यानी ये कांस्टेंट है। ये कांस्टेंट की वैल्यू जो होगा 9 × 10⁻⁹ कूलम मीटर/मीटर²। ठीक है, तो इसको यानी इसके आधार पर हम कह सकते हैं यदि ये दोनों फोर्स यदि बराबर हैं, तो दोनों फोर्स बराबर हैं तो एटम क्या होगा, न्यूट्रल होगा। यानी एटम न्यूट्रल है तो उसके अंदर सेंट्रीपिटल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उस इलेक्ट्रॉन और जो न्यूक्लियस के पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव चार्ज है, दोनों के बीच जो ये फोर्स है, ये जो फोर्स है वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो एटम जो है क्या है, न्यूट्रल है। फर्स्ट जो पोस्टुलेट ये बता रहा है कि एटम न्यूट्रल है और इसमें एक निश्चित ऑर्बिट्स है, उस ऑर्बिट्स में क्या है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट ये ऑर्बिट्स और उसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है, तो इसके बाद से पोस्टुलेट्स, दूसरा पोस्टुलेट इसको डिस्कस करेंगे। दूसरा पोस्टुलेट है इलेक्ट्रॉन जो है वो एक निश्चित कक्षा में ही घूम सकता है, अर्थात यदि भ्रमण कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, तो उसका कोणीय संवेग जो होगा वो h/2 पाई के इंटीजर मल्टीपल होगा, यानी कह सकते हैं कि पूर्ण गुणज होगा। यानी इसमें जो उस इलेक्ट्रॉन पर जो लगने वाला कोणीय संवेग होगा, कोणीय संवेग को आप J से डिनोट करते हैं, J कोणीय संवेग। तो कोणीय संवेग जो होगा mvr, ये कितना होगा, nh/2 पाई होगा, जहाँ n जो है 1, 2, 3 जो भी इसको रख सकते हैं वैल्यू, यानी ये कक्षाओं की क्रम संख्या होगी। यानी n = 1 है, इसका मतलब कि फर्स्ट ऑर्बिट है, n = 2 है तो सेकेंड ऑर्बिट है, n = 3 है तो थर्ड ऑर्बिट है। ठीक है, तो यानी ये जो n की जो वैल्यू है वो कक्षाओं की संख्या, ऑर्बिट की संख्या है। ठीक है, तो इस पर जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो उस पर जो लगने वाला जो कोणीय संवेग होगा, यानी एंगुलर मोमेंटम जो होगा, वो एंगुलर मोमेंटम कितना होगा, mvr जो होगा nh/2 पाई होगा। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई किया जा सकता है, इस 2 पाई को इधर ले आए और mv को इधर ले जाएं, तो 2 पाई r = हो जाएगा nh/mv, और इस h/mv को हम लोग डी ब्रॉगली कॉन्सेप्ट से देखा जाए तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ जो है लैम्डा = होता है h/mv। तो इसको जैसे देखें ये और सिंप्लीफाई हो जाएगा 2 पाई r = n लैम्डा, जबकि 2 पाई r जो क्या है वो जो सरकमफ्रेंस होता है, कहीं सर्कुलर, यदि जो ऑर्बिट एटम जो है वो उसका सरकमफ्रेंस है, यानी n बढ़ेगा तो सरकमफ्रेंस क्या होगा, बढ़ेगा। इट मीन्स कि यानी उसका सरकमफ्रेंस बढ़ रहा है, इट मीन्स कि उसके ऑर्बिट की संख्या जो बढ़ रही है तो उसका सरकमफ्रेंस क्या होगा, बढ़ेगा। यानी अलग अलग ऑर्बिट होगी और अलग अलग उसका क्या होगा, सरकमफ्रेंस होगा। तो इसके आधार पर n जो है, यानी n के आधार पर हम ऑर्बिट्स बता सकते हैं, और इस ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन, अगला जो पोस्टुलेट्स देखेंगे, उस ऑर्बिट्स में जो है, ऑर्बिट्स में यदि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो इसमें कोई एनर्जी रेडिएट नहीं होगा या कोई एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं होगी, तभी क्या होगा, एटम जो होगा वो न्यूट्रल होगा। एटम न्यूट्रल है, इसका मतलब ऑर्बिट्स में मूव कर रहा है यानी रिवॉल्व कर रहा है, तो उसमें कोई इलेक्ट्रॉन, कोई एनर्जी क्या होगी, न तो इमिट होगी, न एनर्जी क्या होगी, एब्जॉर्ब होगी, तभी वो इलेक्ट्रॉन, वो एटम जो होगा क्या होगा, वो न्यूट्रल होगा। ठीक है, तो अगला जो पोस्टुलेट्स है वो उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो बोर्स के तीसरे पोस्टुलेट्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि बोर्स का तीसरा पोस्टुलेट यह है कि अस्थायी कक्षा में घूमते समय इलेक्ट्रॉन द्वारा ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं होता है। यानी इलेक्ट्रॉन जो है जिस ऑर्बिट्स में मूव कर रहा है उस ऑर्बिट्स में क्या होगा, कोई एनर्जी का ट्रांसफर नहीं होगा, न एनर्जी लिया जाएगा न एनर्जी दिया जाएगा। लेकिन यदि बाहर से यदि एनर्जी उसमें एटम पर देते हैं, बाहर से एनर्जी देते हैं,
कोई एनर्जी यानी फोटॉन या क्वांटा के रूप में देते हैं, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट को छोड़कर, यदि इस ऑर्बिट में है, इस ऑर्बिट को छोड़कर क्या होगा, ऊपर वाले ऑर्बिट में, ऊंची ऑर्बिट में चला जाएगा, ऊपर वाले ऑर्बिट में चला जाएगा। इसको हम क्या कहते हैं, ट्रांजिशन कहते हैं, संक्रमण कहते हैं। यानी इलेक्ट्रॉन को जब यदि हम बाहर से कोई ऊर्जा दें, वो रेडिएशन के रूप में दे सकते हैं, तो वो यदि हम बाहर से कोई रेडिएशन देते हैं, यानी पैकेट्स ऑफ एनर्जी इसको कहते हैं, बैंडल ऑफ एनर्जी कहेंगे या क्वांटा इसको कहेंगे, यदि बाहर से एनर्जी इसको देते हैं तो ये क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जो है उस ऑर्बिट से जंप कर जाएगा और जंप करके क्या होगा, अगले वाले ऑर्बिट्स में चला जाएगा, ये ऊपर वाले ऑर्बिट्स में, ऊंचे ऑर्बिट्स में चला जाएगा। इसको हम ट्रांजिशन कहते हैं। जब वहां जाएगा इलेक्ट्रॉन, लेकिन वहां क्या है, वहां ये नेचुरल प्रोसेस है कि वो 10⁻⁸ सेकेंड से ज्यादा नहीं रुक सकता है, और ये 10⁸ सेकेंड बाद फिर जिस ऑर्बिट पर से वो गया था उसी ऑर्बिट में क्या होगा, वापस आ जाएगा। तो इस इलेक्ट्रॉन के जो जंप करने का प्रोसेस है या फिर जंप करके फिर नीचे ऑर्बिट्स में आने का प्रोसेस है, इसी को हम ट्रांजिशन कहते हैं। ठीक है, तो इस ट्रांजिशन के आधार पर इसकी फ्रीक्वेंसी हम बता सकते हैं कि जो हमने फोटॉन्स एनर्जी दिया है, उस एनर्जी का उसका एनर्जी का फ्रीक्वेंसी क्या होगा और उसका वेव नंबर क्या हो सकता है। इसके आधार पर हम लोग वेव नंबर निकाल सकते हैं। तो जैसे देखिए, यदि हम दो ऑर्बिट्स ले लें, तो दो ऑर्बिट्स मान लेते हैं कि ये इसकी एनर्जी E1 है, इसकी एनर्जी E2 है, तो इन दोनों एनर्जी को यदि लिया जाए तो इतनी एनर्जी डिफरेंस यदि हम बाहर से एनर्जी इसको दे दे एटम को, तो क्या होगा, यानी ये h एनर्जी मीन्स पैकेट्स ऑफ एनर्जी, ये इस डिफरेंस के बराबर यदि एनर्जी को दे दे, तो ये इलेक्ट्रॉन का हम क्या होगा, इस स्टेट से क्या हो जाएगा, इस स्टेट में जंप कर जाएगा। ठीक है, तो इस स्टेट में जंप कर जाएगा। यहाँ क्या है, प्रोसेस है कि 10⁻⁸ सेकेंड के बाद फिर वो उसी में वापस आ जाएगा। तो यहाँ से देखिए E2 - E1 = h न्यू के बराबर होगा। हमने पैकेट्स ऑफ एनर्जी यानी बंडल ऑफ एनर्जी h न्यू दिया था। फिर क्या होगा, इससे हम यहाँ से h यदि इसमें डिवाइड कर दे तो न्यू, ये क्या होगी, ये फ्रीक्वेंसी होगी ना, जो हमने फोटॉन दिया उसकी क्या है, फ्रीक्वेंसी होगी, या यहाँ से जो फोटॉन जो इलेक्ट्रॉन इमिट किया है, वो जो एनर्जी एब्जॉर्ब किया है उसकी फ्रीक्वेंसी है। और यहाँ से हम वेव नंबर निकाल सकते हैं। वेव नंबर यानी न्यू = c/λ होता है। 1/λ जो होगा वो 1/λ को हम वेव नंबर कहते हैं। तो यहाँ से वेव नंबर निकाल सकते हैं। वेव नंबर जो होगा E2 - E1 hc होगा। ठीक है, तो उस फोटॉन का वेव नंबर निकाल सकते हैं, यानी वो, और उसमें उसकी आवृत्ति निकाल सकते हैं। तो ये तीसरा पोस्टुलेट्स के आधार पर हम इसको हम डिस्कस कर सकते हैं कि कहीं यहाँ इस प्रोसेस को, यानी इलेक्ट्रॉन के जंप करने का, यानी इसको हम कहते हैं लोअर एनर्जी स्टेट। अभी हम इसके बाद से एनर्जी स्टेट्स के बारे में बताएंगे। तो इसको यहाँ जहाँ जो मिनिमम एनर्जी होगी, इसको हम लोअर एनर्जी या ग्राउंड स्टेट कहते हैं, और इसको हम क्या कहते हैं, एक्साइटेड स्टेट कहते हैं। तो ये जो है, इस एनर्जी स्टेट पर यहाँ से जब हायर एनर्जी स्टेट को जब जंप करता है, तो इसको हम एब्जॉर्प्शन, यानी एनर्जी जो है ये अवशोषित कर रहा है, ले रहा है, तो इसको हम एब्जॉर्प्शन कहते हैं। क्योंकि ये रेडिएशन के रूप में ले रहा है, तो एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन कहेंगे। और यही 10⁻⁸ सेकेंड बाद फिर यदि यह वापस आएगा, तो वापस आने की जो क्रिया होगी, इसको हम इमिशन कहते हैं। अब इमिशन में क्या होगा, एनर्जी जो है जो लिया था उसको क्या करेगा, रिलीज कर देगा। यानी ये एटम जो है उसको प्रकाश के रूप में, यानी लाइट के रूप में क्या करेगा, एटम को, एनर्जी को क्या करेगा, रिलीज कर देगा, या कह सकते हैं इमिट कर देगा। तो इमिशन ऑफ रेडिएशन इसको कहते हैं। तो फर्स्ट जो एनर्जी ले रहा है उसको एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन कहते हैं, और एनर्जी जो उसको रिलीज करेगा, या कह सकते हैं ट्रांजिट कर रहा है, जंप फ्रॉम एक्साइटेड टू लोअर स्टेट उसको भी कह सकते हैं। तो एक्साइटेड से लोअर तक जो जंप कर रहा है, उस प्रोसेस को हम आप क्या कहते हैं, इमिशन ऑफ रेडिएशन कहते हैं। तो एब्जॉर्प्शन और इमिशन हम समझ जाएंगे कि किसी एटम द्वारा एब्जॉर्प्शन और इमिशन कैसे होगा। एब्जॉर्प्शन और इमिशन को समझेंगे, उसके बाद से स्पॉन्टेनियस क्या होगा, स्टिमुलेटेड क्या होगा, इन दोनों को समझेंगे। और स्टिमुलेटेड इमिशन ही जो है वो लेजर की बेसिक प्रिंसिपल है।
तो बेसिक प्रिंसिपल को हम समझ जाएंगे कि एटम के अंदर क्या प्रोसेस हो रहा है, कि हम यदि एनर्जी दे तो एनर्जी उसको कैसे रिलीज करेगा या स्टिमुलेटेड इमिशन कैसे होगा और हाईली कोहेरेंट बीम ऑफ लाइट कैसे प्रोड्यूस होगा।